देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है धातु एवं अधातु। तो 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार के तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए और आपके विचार से कौन से गुण धर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार यह गुण धर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। हम इनके कुछ गुण धर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भौतिक गुण धर्म देखें, उसमें धातु देखें। तो इन पदार्थों के भौतिक गुण धर्म की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 और 3.1 से 3.6 से दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित धातुओं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। क्रियाकलाप 3.1 में देखें तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए और प्रत्येक नमूना कैसे दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए और रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। क्रियाकलाप दूसरा देखें तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम एक छोटा टुकड़ा लीजिए और इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए और चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी से सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहे और फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए और वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। और आपने क्या देखा, आप देखते हैं कि धातु सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। क्रियाकलाप तीसरा देखें तो आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए और किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक यानी खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। और आपने इससे क्या देखा, अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए और इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। आप देखते हैं कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है और इन गुणधर्म को आघात व्यर्धता कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं। क्रियाकलाप चौथा है उन धातुओं की सूची बनाइए जिनके तार आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा 2 किलो लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों बनाने के लिए होता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? और इसका उत्तर अपने के लिए आइए और हम निम्नलिखित और उसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप देखें। क्रियाकलाप पांचवा देखें अल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए और क्लेप की मदद से इस तार को स्टेड से बांध दीजिए जैसा चित्र 3.1 में दिखाया गया। और तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपकाइए। पिन चिपकाइए। उसके बाद इस स्पिरिट लैंप मोमबत्ती या बर्नर से क्लैप के निकट तार को गर्म कीजिए और थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षणों को लिखिए। और क्या धातु का तार द्रवित होता है? उपर्युक्त क्रियाकलापों से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है और इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुछ चालक हैं। क्या धातु वे विद्युत की भी चालक है? आइए पता करें। क्रियाकलाप 6 देखें। चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट यानी परिपथ तैयार कीजिए और किसी धातु की जांच करनी है। उससे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसे चित्र 3.2 में दिखाया गया है।
क्या बल्ब जलता है, इससे क्या पता चलता है? आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंची है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होगी। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ की ये परत क्यों होती है? जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक यानी इंसोनोरस कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? अधातु देखें, पिछली कक्षाओं में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रवित होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसीय होती है। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म हैं? आइए इसके पता लगाएं। क्रियाकलाप सत्वा देखें तो कार्बन यानी कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए और इन धातुओं से 3.1 से 3.4, 3 और 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराइए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। धातुओं एवं अधातुओं से संबंधित अपने परीक्षणों की यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सारणी 3.1 में लिखे परीक्षणों के आधार पर हमने अपनी कक्षा के धातुओं तथा अधातुओं सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए और आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद है। उदाहरण के लिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा है कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगे। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती रहती है। प्रत्येक रूप से अपर रूप कहते हैं और हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्षारीय धातु जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रियाकलाप 3.8 देखें तो मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चुन लीजिए और मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए। उससे की राख को इकट्ठा करके उससे पानी में घोल लीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए और मैग्नीशियम के दहन से जो पदार्थ मिलता है वह अम्लीय है या क्षारीय है। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए और दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली रख लीजिए और इस परख नली में एक जल डालकर उससे अच्छी तरह मिला लीजिए। नीला तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। क्या आप इस क्रियाकलाप के समीकरण लिख सकते हैं? अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है, वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती है। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। प्रश्न उठता है कि ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है और ऊष्मा की कुचालक होती है। दूसरा है आघातवर्धन तथा तन्य का अर्थ बताइए। उसके बाद धातु के रासायनिक गुणधर्म देखें। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे और इसके लिए निम्नलिखित धातुओं के नमूने एकत्र करिए। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? तो क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों की जांच करें। तो क्रियाकलाप 9 देखें। सावधानी से निम्नलिखित क्रियाकलापों की जांच करने के लिए आंखों की सुरक्षा के लिए हम चश्मा लगा सकते हैं और एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर इसका दहन कीजिए और अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराइए और इससे
उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? जब धातु का दहन हो रहा है तो ज्वाला का रंग क्या था और दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इनके उत्पादन जल में घुलनशील है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बनते। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन से साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है और इन सभी एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करती है। और उसके बाद अध्याय 2 में हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड के प्राकृतिक क्षारकीय होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। A12O3 प्लस 6HC1 मिलकर 2A1CH13 प्लस 3H2O मिलते हैं और उसके बाद A12O3 प्लस 2NaOH मिलकर 2Na1O2 प्लस H2O होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलनशील क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलनशील क्षार प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करते। विभिन्न धातु ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातु इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रहने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर द्वितीय ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है और वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है और एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रगड़ कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है। क्रियाकलाप 3.9 के करने के बाद हमने देखा कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है और मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशीलता है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने में हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता पर पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर और हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता को क्रम बनाने का प्रयास कर सकते हैं। धातुओं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? क्रियाकलाप 3.10 देखें तो सावधानी से क्रियाकलाप में शिक्षक की सहायता से कर सकते हैं और क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातु के नमूने एकत्र कीजिए और ठंडे जल से इसे आधे से भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए और कौन सी धातु
ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है? जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हों, और जो धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उसके लिए चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ उसकी अभिक्रिया को प्रेक्षित कीजिए। कौन सा धातु भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है? जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातु प्लस जल मिलकर धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होते हैं, और धातु ऑक्साइड प्लस जल मिलकर धातु वो हाइड्रोक्साइड होते हैं। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि उपर्युक्त अभिक्रियाओं में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देते हैं। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसे ही धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है? तो आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। धातु प्लस तनु अम्ल मिलकर लवण प्लस हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार की अभिक्रिया करते हैं? इसके लिए क्रियाकलाप 3.11 देखें। सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। यदि नमूने मलिन है तो रेगमाल से रगड़कर इन्हें साफ कीजिए, और सावधानी से सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए, क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। और नमूने को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परखनलियों में डालिए और थर्मामीटर को परखनलियों में इस प्रकार लटका दे कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए, और बुलबुले बनने की दर का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सा धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया है, और तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। और जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकरण होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देती है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में जैसे NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है। क्रियाकलाप 3.11 में हमने देखा कि बुलबुले करने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी और अभिक्रियाशीलता इस क्रम में मोटी थी। Mg के बाद AI के बाद JN के बाद FeL। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है।
महत्वपूर्ण तथ्य एक्वा रेजिया यानी रॉयल जल का लैटिन शब्द है। 3:1 के अनुपात के साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं करता। एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है और यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थन रखता है। उसके बाद अन्य धातु लौहों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है। क्रियाकलाप 11.12 देखें तो कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए और कॉपर के तार को परखनली में रखें। आयरन को सल्फरेट के विलयन तथा आयरन की एक कील के दूसरे परखनली में रखें। कॉपर सल्फरेट के विलयन में डाल दीजिए और 20 मिनट के बाद अपने परीक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए और आपको किस परखनली में किस अभिक्रिया हुई, कौन सी अभिक्रिया हुई, इसका पता लगाइए और किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। क्या आप अपने परीक्षणों को क्रियाकलाप 3.9, 10 और 11 में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रियाशील धातु अपने क्रम अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ भिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की थी, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं देख सकते। और हमने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु ए और धातु बी को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशीलता होती है। जैसे धातु ए प्लस बी का लवण विलयन तीर के निशान के बराबर होता है और ए का लवण विलयन प्लस धातु बी होता है। क्रियाकलाप 3.12 में आपके परीक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशीलता है। सक्रियता श्रेणी देखें तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की सक्रियता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्नलिखित श्रेणी को विकसित किया गया है जिससे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी धातुओं की प्रेक्षण अभिक्रियाशीलता देखें तो पोटेशियम का सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता होती है। सोडियम का भी, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी, एल्युमिनियम का भी और जिंक का घटती अभिक्रियाशीलता होती है। आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी और सिल्वर का भी और गोल्ड का सबसे कम अभिक्रियाशीलता होता है। धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है तो ऊपर के क्रियाकलापों में अपने कई अभिकर्मकों के साथ धातु की अभिक्रिया देखी। धातु इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करते हैं। 9वीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्मरण कीजिए और हमने जाना कि संयोजकता कोषपूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसें एवं कुछ धातुएं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉनी है। यदि यह हमें एम कोश में एक इलेक्ट्रॉनी को त्याग देता है तब एल कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है और इसमें अस्थायी अष्टक उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटीन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करती है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्रदान करता है। क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटीन होते हैं तथा इसके Kl एवं M कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इससे क्लोराइड ऋणायन
1 माइनस प्राप्त होता है और इसीलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्नलिखित प्रकार के आदान प्रदान का संबंध स्थापित करते हैं। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। तत्वों के प्रकार देखें। उत्कृष्ट गैस के तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन। परमाणु संख्या है, हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है, आयरन का 18 है। और कोश के इलेक्ट्रॉनिक की संख्या देखें तो हीलियम का 2 है और हीलियम का K2 है, नियॉन का K2 है, L8 है और आर्गन का K2 है और L8 है और M8 है। धातुओं का देखें, धातुएं के देखें तो धातुओं के तत्व हैं सोडियम और सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो K2 है, L8 है और M1 है। उसके बाद मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है। कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या K के 2 है, L का 8 है और M का 2 है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है और कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में K2 है, L8 है और M3 है। पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या 19 है और कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में K2 है, L8 है, M8 है, N1 है। और कैल्शियम में परमाणुओं की संख्या 20 है। कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या K2 है, L8 है, M8 है और N2 है। उसके बाद नाइट्रोजन देखें, धातुओं में देखें, धातुओं में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 है। कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में K2 है, L5 है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 है और कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में K2 है, L6 है और फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। और उसके बाद कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या K2 है, L7 है। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 है और कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में K2 है, L8 है और उसके बाद M5 है। उसके बाद सल्फर में परमाणुओं की संख्या 16 है। कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या K2 है, L8 है, M6 है। उसके बाद क्लोरीन में परमाणु की संख्या 17 है। कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में K2 है, L8 है और M7 है। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयरन परस्पर ऑक्सीजन होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। अब एक और रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में दर्शाया गया है। उसके बाद धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक को आयनिक यौगिक एवं वैद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का नाम बता सकते हैं? आयनिक यौगिक के गुणधर्म देखें तो आयनिक यौगिक के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप देखें। क्रियाकलाप 13 देखें तो विज्ञानी की प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बोरियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए और इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है। धातु के स्पैचुला एवं छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए तथा इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए और अन्य नमूने के साथ भी यह प्रक्रिया दोहराइए। और आप क्या देखते हैं? क्या ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं? क्या यौगिक पिघलते हैं? नमूने को जल, पेट्रोल एवं किरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। क्या ये घुलनशील है? चित्र 3.8 की तरह एक परिपथ बनाइए और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए और क्या आप देखते हैं? इस प्रकार के अन्य लवण नमूने की भी जांच कीजिए। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कुछ रासायनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक हैं। आयनिक यौगिक में NaC1 के गलनांक है 10
गलनांक है इसका 1074 है या क्वथनांक है 1686 है। उसके बाद आयनिक यौगिक में LiC1 का गलनांक है 887 और उसके क्वथनांक है 1600। उसके बाद आयनिक यौगिक में CaC12 का गलनांक है 1045, क्वथनांक है इसका 1900। उसके बाद आयनिक यौगिक में CaO का गलनांक है 2850, उसके 2850 और उसके बाद क्वथनांक है 3120। और उसके बाद आयनिक यौगिक है MgCe12 के गलनांक है 981 और क्वथनांक है इसका 1685। आयनिक यौगिक के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर ध्यान दीजिए। तो भौतिक प्रकृति में देखें, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक देखें तो आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता में देखें तो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि में विलायकों में अभिलय होते हैं। विद्युत चालकता देखें, किसी विलयन से विद्युत के चालक के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो यह आयन विद्युत इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर देते हैं। और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं की प्राप्ति देखें, पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्र जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलयन और लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को खनिज कहते हैं, और कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होते हैं, जिसे निकालना लाभकारी होते हैं। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण देखें तो धातु की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड यानी सोना, सिल्वर, प्लेटिनम एवं कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फ्राइड एवं ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर की ये धातुएं KNaCl, Mg एवं A1 है। इतनी अधिक अभिक्रियाशीलता होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। सक्रिय श्रेणी के मध्य की धातुएं Jn है, Fe है, Fv आदि की अभिक्रियाशीलता मध्य होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फराइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातु को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है निम्न अभिक्रियाशीलता धातुएं, दूसरा मध्य अभिक्रियाशीलता धातुएं, तीसरा उच्च अभिक्रियाशीलता धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाले धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्ष कई चरणों में होता है और इन धातुओं का सारांश चित्र 3.3 में दिया गया है। निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। अयस्कों का समृद्धिकरण देखें। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। और धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धता को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को
हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे आवश्यक एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती है। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकी अपनाई जाती है। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण देखें। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अभिक्रियता होती है। आवश्यक देखें, आवश्यक का सांद्रता पहले देख लें। तो आवश्यक का सांद्रता में उच्च अभिक्रियाशीलता धातु है, मध्य अभिक्रियाशीलता धातु और निम्न अभिक्रियाशीलता धातु है। उच्च अभिक्रियाशीलता धातु में गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है, उसके बाद शुद्ध धातु प्राप्त होती है। उसके बाद मध्य अभिक्रियाशीलता धातु में कार्बोनेट अयस्क और सल्फराइड अयस्क होते हैं। उसके बाद कार्बोनेट अयस्क में निस्तापन होता है और सल्फराइड अयस्क में भार्जन होता है। उसके बाद दोनों मिलकर धातु का ऑक्साइड होते हैं। उसके बाद धातु में अपचयन होते हैं। उसके बाद धातु का शोधन होता है। उसके बाद निम्न अभिक्रियाशीलता धातु में सल्फराइड अयस्क होता है, उसके बाद भार्जन होता है, उसके बाद धातु, उसके बाद परिष्करण होता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कासन देखें। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं काफ़ी अनभिक्रिय होती है और इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के सिनाबार यानी HGS, मरकरी यानी पारद का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO में परिवर्तित होती है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। इस प्रकार अप्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। जैसे 2Cu2S प्लस 3O2 कोष्ठ में G तीर के निशान, उसके बाद तापन, उसके बाद 2Cu2O कोष्ठ में S प्लस 2SO2 कोष्ठ में G, उसके बाद फिर 2Cu2O प्लस Cu2S तीर के निशान पर तापन, उसके बाद 6Cu कोष्ठ में S प्लस SO2 कोष्ठ में G। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थिर धातु का निष्कर्षण देखें। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थिर धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फराइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फराइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड में से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फराइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड से परिवर्तित करना आवश्यक होता है। सल्फराइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भार्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निष्पादन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे भार्जन है 2JnS कोष्ठ में S प्लस 3O2 कोष्ठ में G तीर के निशान के बाद तापन के बाद है 2JnO कोष्ठ में S प्लस 2SO2 कोष्ठ में G है। उसके बाद निष्पादन देखें तो निष्पादन में होता है JnCO3 कोष्ठ में S तापन, उसके बाद JnO कोष्ठ में S प्लस CO2 कोष्ठ में G। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचय का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु से अपचयित हो जाती है। जैसे JnO कोष्ठ में S प्लस C
इन क्वेश्चन में एस तापन के बाद JnS प्लस CO क्वेश्चन में जी प्रथम अध्ययन में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले ही परिचित हैं और धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। कार्बन यानी कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशीलता धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, जैसे 3MnO2 क्वेश्चन में S प्लस 4A1 क्वेश्चन में S, उसके बाद तीर के निशान, उसके बाद तीर के तापन के बाद 3AMN क्वेश्चन में 1 प्लस 2A12 वह O3 क्वेश्चन में S प्लस उष्मा। क्या आप उन पदार्थों का पहचान कर सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों के दरारों के जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया का थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थिर धातुओं का निष्कर्षण देखें। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थिर धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशीलता होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है और इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड यानी ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड यानी धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाती है। अभिक्रियाएं इस प्रकार है, जैसे कैथोड पर Na++ E- तीर के निशान के बाद होते हैं, ये मिलकर Na हो जाते हैं। उसके बाद एनोड पर होता है, एनोड पर 2C1- पर Ca2 के हो जाते हैं C12 प्लस 2E- होता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं का परिष्करण देखें तो ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। उनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में देखें तो कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं को परिष्करण धातु विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैनोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। जैसे चित्र 3.12 में के अनुसार उपकरण अव्यवस्थित किया जा सकता है। विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन से घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलयन अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण देखें। संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में हमने निम्नलिखित क्रियाकलापें देखी थी, निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया था और खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फराइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है।
कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग का चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंक कहते हैं। आइए इन परिस्थितियों का पता करते हैं जिन्हें हम लोहे पर जंक लगाते हैं। क्रियाकलाप देखते हैं। 3 परख नली लीजिए और एवं प्रत्येक में स्वस्थ लोहे के कीले डाल दीजिए और इन परख नलियों में ए, बी और सी नाम दीजिए। परख नली ए में थोड़ा जल डालकर इसे कर्क से बंद कर दीजिए। परख नली बी में उबलता हुआ आश्रित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाइए एवं कर्क से बंद कर दीजिए और जब तेल जल पर तैरने लगेगा तब वायु में जल में विलीन होने इसे रोक दीजिए और उसके बाद परख नली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कर्क से बंद कर दीजिए और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सूख लेता है और इन परख नलियों को कुछ दिन छोड़ दें और कुछ दिन के बाद उनका परीक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि परख नली ए में रखे लोहे के कीले पर जंग लग गया है, लेकिन परख नली बी और सी में रखे कीलों पर जंग नहीं लगा है। परख नली ए की कील वायु एवं जल दोनों से संपर्क में रहती है। परख नली ए की कील केवल एक जल के संपर्क में रहती है एवं परख नली सी की कील शुष्क वायु में संपर्क में रहती है। और इसे लोहे की वस्तु में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं। संक्षारण में सुधार देखें। पेंट करके तेल लगाकर ग्रेक लगाकर यशद लेपन यानी लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर क्रोमियम लेप एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नस्ल को जानने के बाद यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रावतवन है और इस विधि से हम इच्छा अनुसार धातु के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर भी सुगमता पूर्वक खींच जाता है, लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिला दिया जाए तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है और तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदल ले जा सकते हैं और यह पदार्थ धातु या धातु कुछ भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। इससे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है और फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं और शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता एवं तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते के मिश्रातु पीतल तथा ताम्र एवं टिन की मिश्रातु कांसा विद्युत के कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टिन की मिश्रातु सोल्डर है जिसका गलनांक बहुत कम है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं तथा यह काफ़ी नर्म होती है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का ही उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा तथा चांदी का मिलाया जाता है। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार देखें।
महत्वपूर्ण तथ्य में लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लोहे कार्मिकों ने दिल्ली में एक लोह स्तंभ बनाया और उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की और इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है और यह लोह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन यानी 6000 किलोमीटर है 6000 किलोग्राम है। हमने अभी तक क्या देखा, तो तत्वों को धातुओं एवं धातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं तन्य आघात वर्धन चमकीले एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, कमरे के ताप पर पारद द्रव्य होते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद देखा ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है और इन ऑक्साइड को अभेधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं और सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थिर धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। अधिक अभिक्रियाशीलता धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशीलता धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। उसके बाद देखा आवश्यक से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के क्रम में धातु कर्म होती है, कर्म कहलाते हैं। और 2 या 2 से अधिक धातुएं अथवा एक धातु या एक अधातु के सामंगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। उसके बाद लंबे समय तक आर्द्र वायु में संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। उसके बाद अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं और यह न तो आघात वर्धक तथा न ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होते हैं और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती है। धातुएं ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय या उदासीन होती है। उसके बाद धातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती, यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया का हाइड्राइड बनाती है।